थी मुसलमान वोट की। किस तरीके से आप इसको आगे डिफाइन करते हैं? देखिए, हाजी जी ने अभी एक आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ये कहा करती थी कि ये अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, बात वोट की नहीं होती है। कांग्रेस हरदम कट्टरपंथी का विरोध करती रही है। उसने मुस्लिम लीग से भी लड़ा है और हिंदू महासभा से भी लड़ा है। जब भाजपा नहीं पैदा हुई थी, ये दूसरे नाम से हुआ करते थे। तो और मुस्लिम लीग से भी चुनाव जो है लड़ा है, जीता है, उसकी विचारधारा से लड़ा है। तो कट्टरपंथिता के खिलाफ हरदम कांग्रेस ने लड़ा है, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो, कोई भी कट्टरपंथी हो, कांग्रेस उसका समर्थन कभी नहीं करती रही है। ये सच्चाई है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ये कहा करती थी कि सपा जो है एक भाजपा की बी टीम है, आपको लगता था गलत है। आज आप देखिए ना, वही तो हो रहा है। आप देखिए मुलायम सिंह जी, आपको एक छोटी सी समझ नहीं है हमारे मुस्लिम साथी। मैं एक आग्रह, हाजी जी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बताइए आपको ये नहीं पता है कि मुलायम जी पहली बार मुख्यमंत्री किसके सहयोग से बने थे? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे ना। ये आपको नहीं पता है? आपको ये नहीं लगता है कि मुलायम सिंह जी के यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो मोहन भागवत से लेकर हर भाजपा का नेता जाता है, जबकि और कांग्रेस पार्टी और भी अन्य पार्टियों के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये उन्हीं की बी टीम है। उन्हीं, जब इनको लगा कि इनके नाम से सफलता नहीं मिलेगी तो इन्होंने एक पहले दूसरा ऑप्शन छोड़ा। और आपको लगता है कि अगर जो है आपको वहां जाने से आपको फायदा है, अच्छी बात है, आप जाइए, आपका स्वागत है। फिर आप कह लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने आपको जो है हमारे समय में आपकी दुर्गति। अरे भाई, अगर हमने काशी वहां का बीएचयू बढ़ाया, बीएचयू विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया, तो आपके अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय को भी बढ़ाया। आप ये नहीं कह सकते। हमने जो भी योजनाएं थी, जिस प्रकार से आज भाजपा कह रही है, और भी आप कह रहे हैं कि क्या रोक लगा, क्या नहीं। आज की हेडलाइन क्या है? आपने पढ़ा पेपर की आज मेन हेडलाइन है कि पहली बार सड़क पर नमाज नहीं हो पाई। ये कब 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 की खबर है? और ये पहले पृष्ठ पे कैसे छप रही है? किसके शासन में छप रही है? आप बताइए। संदीप जी, आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं कि पहली बार सड़क पर नमाज नहीं हो पाई? जरा मुझे इसको क्लियर करके बताइए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि आज 4 दिन बाद नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में जगह जगह सड़कों पर पंडाल लगेंगे और पूरे भारत में लगते हैं। तब क्या आप इस बात का जवाब आप दे पाएंगे कि आपने एक विशेष वर्ग को, जो कि अनुमति से नमाज अदा की जाती थी, आपने नहीं अदा करने दी, और आप किस मुंह से उस परमिशन को देंगे जब जो है नवरात्र में पंडाल लगेंगे? क्या आप नहीं लगने देंगे पंडाल? नहीं पंडाल लगेगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए। ठीक है। अच्छा संदीप जी, इसका जवाब मैं लेती हूँ, उदय जी से। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा आप दीजिए जरा। जब अगर सड़क पर नमाज होगी, मस्जिदें हैं, धर्म गुरु खुद कह रहे हैं, मौलाना खुद अपनी स्वेच्छा से कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि सब धर्म स्थलों में अंदर आकर, मस्जिदों में आकर, ईदगाहों में आकर नमाज अदा करें, तो उसके बाद आपको क्यों तकलीफ है भाई? सड़कों पर जाम लगे, क्या आपको वो सही लगता है? पहले की स्थिति क्या होती थी जब नमाज सड़कों पर होती थी, वो आपको नहीं पता है? आम जनमानस उससे प्रभावित होता था। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, धार्मिक स्थल के अंदर अगर चीजें हो रही हैं, तो अब उसको दुर्गा पंडाल से कंपेयर कर रहे हैं। हर चीजें अपने अपने स्थान पर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो। ठीक है, उदयवीर जी बताइए जरा। ठीक है, मैं आपके पहले सवाल का जवाब ले लेती हूँ। उदयवीर जी बताइए, पंडालों को लेकर आप कुछ करते नहीं है, नमाज सड़कों पर अदा ना हो इसके लिए बड़ी बड़ी हेडलाइन आप छपवा देते हैं पेपरों में। शिवांगी जी, संदीप जी का तो वो हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। मुस्लिम वोट इन्हें मिलना नहीं है, आम जनता का विश्वास इनसे उठ गया है। उत्तर प्रदेश के आम विधानसभा चुनावों में इनके सो कॉल्ड युवराज, जिनको पूरा देश इस समय पप्पू के नाम से जानता है, वो विदेशों में रंगरलियां मनाते हैं और इन्हें चिंता हो रही है दुर्गा पंडालों की। सुनिए संदीप जी, सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, मैंने आपको सुना, मुझे भी सुनिए। इसे उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की मैं कह रहा हूँ, ये भारतवर्ष भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म से चलने वाला देश है। इस देश में दुर्गा पंडाल भी लगेंगे और दुर्गा पूजा के लिए जाने वाले भक्तों को, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी होगी। जो काम 70 वर्षों में आप लोगों ने नहीं किया, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की यशस्वी मोदी सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। यदि आपके बैठने वाले स्थान पर तिलमिलाहट होती है तो आप उस तिलमिलाहट को झेलने की आदत डालिए,
क्योंकि उस उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना होने वाली है। आप 2023 और 24 में देखिएगा, जब भव्य राम मंदिर बनेगा तब आप लोगों की तिलमिलाहट किस प्रकार से और बढ़ेगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं संदीप जी, आपकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश नहीं भारत वर्ष से जनाधार खो चुकी है। और दुर्गा पांडाल या दुर्गा पांडाल के भक्तों के ऊपर जो आप आज उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं, 2024 में जो आपके गिने चुने 2, 4, 5, 10 सांसद बचे हैं, आप उनको भी निपटाने का काम कर रहे हैं। जी शिवांगी जी, तो मतलब आप एक वर्ग को अनुमति देंगे, एक वर्ग को अनुमति नहीं देंगे, यही कह रहे हैं आप? फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सबके लिए समान अवसर है? हर उस वैधानिक कार्यवाही को देखिए संदीप जी, शायद आप भूल गए होंगे, आप त्रिपाठी हैं। कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिंदू और मुस्लिम को बराबर करते हुए किसी भी अनैतिक शोभा यात्रा को परमिशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वधर्म समभाव को लेकर चल रही है, किसी धर्म के तुष्टीकरण को लेकर। आपने ईद पर नमाज सड़क पर अदा नहीं करने दी। अच्छा संदीप जी, आप क्या चाहते हैं? सब सड़कों पर आ जाए? संदीप जी, आप क्या चाहते हैं? सब सड़कों पर आ जाएगा, सब शांतिपूर्ण चल रहा है, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, वो ईदगाहों में जाके नमाज खुशी खुशी अदा कर रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं कि हम पक्ष में है सरकार के फैसले के। यही तो दिक्कत है, शांतिपूर्वक क्यों चल रहा है देश में दंगे क्यों नहीं? शांति हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आपको दिख रही है तो क्या इससे किसी को तकलीफ होगी? नमाज अदा होती थी तो उसके लिए बाकायदे परमिशन होता था, और अब की बार भी बहुत उस परमिशन से सड़कों पर जाम लगता था, आम जनता को दिक्कत होती थी, वो नहीं दिखता था आपको? हम कह रहे हैं कि क्या? अच्छा फिर ये बताइए, रामनवमी पंडाल लगेगा तो पंडाल के बीच सड़क पर लग जाता है? बिल्कुल लगते हैं। ठीक है, उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, ये बात करिए। ठीक है, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। यही सवाल तो मैं पूछ रही हूँ देवीर जी से। देवीर जी बताइए जरा, सड़कों पर पंडाल क्यों, फिर जब नमाज अब सड़कों पर अदा नहीं होती, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं चलती हूँ शिवांगी जी। हाँ शिवांगी जी, दुर्गा पंडाल कोई भी सड़क रोककर हाईवे पर या किसी चौराहे पर नहीं लगते, ये सभी नियंत्रित क्षेत्र में एकांत में लगाए जाते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब 70 वर्षों में इस देश में खुले में नमाज अदा की जाती नहीं अनैतिक तरीके से, तो क्या दुर्गा पंडाल नहीं लग सकते? पूछिए संदीप जी से, पूछिए हाजी जी से, पूछिए प्रवक्ता सभा जी से। और 70 साल में लग रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो इनको या तो फिर ये कुछ ऐसा वो है। नहीं हाजी जी, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्षों से जो गलत हो रहा था तो अगले 70 वर्षों तक ये गलत करेंगे, क्या कह रहे? जिस प्रकार नेता है, जिस प्रकार लाभान्वित किया है आपकी मानसिक। उदयवीर जी, आप अपनी चीज को क्लियर करके बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 70 सालों में क्या नहीं हुआ, 70 सालों में क्या नहीं हो सकता था, इसको क्लियर करके थोड़ा बताइए। कभी ये कहते हैं कि अनैतिक ठीक है, सुन लीजिए शोभा यात्राओं को इजाजत नहीं। ठीक है, सुन लीजिए, बोलिए उदयवीर जी, माफ कीजिएगा उदय जी। देख शिवांगी जी, इस देश में 70 वर्षों तक चौराहों पर, गलियों में, रोडों पर नमाज अदा की गई। पहली बार इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में नियंत्रित क्षेत्र में, ईदगाह में, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की गई। मैं कल के दिन को आपको स्पेशली सिग्निफिकेंट करके बता रहा हूं, अक्षय तृतीया के पर्व पर कई सारे धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन चूंकि कुछ दिन पूर्व दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर कुछ विशेष राजनीतिक प्रेरित लोगों ने शोभा यात्राओं को दुष्प्रचारित करने का काम किया, तो आप कल का अखबार उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर शोभा यात्रा निकलने की परमिशन नहीं दी गई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुस्लिम के अच्छा, मुसलमानों की बातें हो रही है कि वोट किसके पानी में जाके सब भूल गए, सब यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी चर्चा इस बात पर है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए क्या ये ध्रुवीकरण हो रहा है कि 24 की तैयारी हो रही है? संदीप जी और समीर जी के पास मैं जल्दी उसी सवाल को लेकर थोड़ा टॉपिक पर अब वापस आ जाते हैं, हम अपने नमाज को लेकर पर तो आएंगे ही नहीं। ठीक है उदयवीर जी, आती हूँ आपके पास, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए हाजी जी, मैं आपके पास हूँ। समीर जी जरा बताइए। ठीक है, आ रही हूँ संदीप जी, आ रही हूँ मैं, रुक जाइए संदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी बहुत तेज हो चुकी है मुसलमानों को लेकर, साफ तौर पर आरोप सीधे सीधे सपा पर लगने शुरू हो गए हैं। आप भी यहाँ पर मुसलमानों की बात रख रहे हैं, सपा भी कह रही है सब हमारे साथ है, अल्पसंख्यक समाज के नेता भी हमसे रुष्ट नहीं है, कोई नाराज नहीं है, लेकिन इस्तीफे हो गए हैं।
समीर जी इस्तीफे हो गए हैं, आजम खां की नाराजगी है, मुस्लिम नेता किस बात पर आप पे नाराज है आपको पता है? वो ये कह रहे हैं कि आजम खां के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई है, सभा की तरफ से अखिलेश यादव मिलने तक के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है और इसीलिए मुस्लिम नेताओं में रोष है और आपकी पार्टी से वो अब दूर जा रहे हैं। जी शिवांगी जी, मुस्लिम नेताओं में रोष है, मुस्लिम नेता हमसे दूर जा रहे हैं, इस बात में ज्यादा सच्चाई मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सिर्फ मुस्लिम नेता ही नहीं, कई हिंदू नेताओं ने भी पार्टी से अपनी दूरी बनाई है और वो जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है उसका एक पैटर्न है। जिस तरीके से जब पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो कुछ लोग कई रीजन से, कुछ लोग आपके पर्सनल महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कुछ और रीजन से पार्टी से दूरी बना लेते हैं, कई दूसरे दल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसको एक दूसरा एंगल देना, ये एंगल सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। समीर जी, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि हमने आजम खान जी के लिए कुछ नहीं किया, वोट मिला है, अगर सपा को 90% मुस्लिमों का वोट मिला है तो एक मुश्त वोट पड़ गया और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद भी आप मुसलमानों के एक मसले पर अखिलेश यादव बोलते नहीं खुलकर। आपने चुनावों में भी देखा होगा, चाहे हिजाब का मुद्दा रहा हो, चाहे हलाला का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, अखिलेश यादव सारी बातों से कटते नजर आए और इसको लेकर मुसलमान जो है वो काफी खफा हो गए कि हमने वोट दिया, हमने भरोसा किया, हमारे नेताओं की नहीं, हमारे नेता की कोई कदर नहीं कर रहा है, हमारी आवाज अखिलेश यादव नहीं उठा रहे हैं, फिर हम वोट क्यों दे? तो इसका ध्रुवीकरण अब होगा। अब हर सियासी दल जो है वो आजम खान से मिला क्योंकि बड़ा चेहरा है वो आपकी पार्टी का और ऐसे में अगर वो साथ आते तो उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता भी जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे बाकी दलों के पास। तो आपको नुकसान नहीं दिखता इससे? जी बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो ना, मैं पहले बोलना चाह रहा था कि ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, ये आज की अटकलें नहीं है, ये चुनाव से पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ओवैसी जी आ गए हैं मसीहा बन के, ओवैसी जी वोट काट लेंगे, कांग्रेस वोट काट लेगी, बसपा जिस तरह से अपने कैंडिडेट फील्ड कर रही है, जो कि हमें बाद में पता चला कि वो बसपा क्या भाजपा की बी टीम बन के ही काम कर रही थी, तो वो वोट काट लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला और रिजल्ट आपके सामने है। मुसलमानों ने सिर्फ हमें इसलिए हमारा साथ दिया है क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है, उन्हें समाजवादी पार्टी पर भरोसा है, उन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में भरोसा है और यही रीजन है कि ओवैसी जी बहुत मसीहा बनने से चल रहे थे, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए तब से गायब हो गए। अब उन्हें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पत्र लिखवा रहे हैं आजम खान जी से। जी अब मैं आजम खान जी की बात पे आता हूं, जो ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं प्रभारी उनके बेटे से क्या अखिलेश यादव मिलने गए, जयंत चौधरी मिलाए हैं, शिवांगी जी आजम खान पे सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से भी मिला है, बताइए संदीप जी भी बता देंगे। जी बिल्कुल मिलके आए हैं कांग्रेस के नेता पिछले 2.5 साल से। क्यों नहीं मिलने गए? पिछले 2.5 प्रतिनिधिमंडल गया, मिला नहीं, वहां मिले नहीं आजम खान। जी शिवांगी जी, मैं एक बात पे करेक्ट करूंगा और एक बात को ऐड करूंगा कि प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था, रविदास जी गए थे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, वो पहली बात है, वो खाली आपको करेक्ट करने के लिए थी। दूसरी बात, 2.5 साल से अभी सब वहां पे आजम खान जी के जेल के बाहर उनसे कारागार से मिलने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। 2.5 साल से ये नेता कहां थे? 2.5 साल से ये पार्टियां कहां थी? और कांग्रेस जब ये बात करती है तो आपातकाल में मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं, मौके का फायदा उठाना चाह रहे, अखिलेश यादव नहीं जा रहे जी, अखिलेश यादव जी जा नहीं रहे, लेकिन ये कहना कि अखिलेश यादव जी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आजम खान जी पे जो फर्जी मुकदमे हुए हैं उन पे अटैक किया है, उनका समर्थन दिया है। और अगर अभी बहुत पीछे नहीं जाते, एक साल बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने आवाज बुलंद की उनको लेकर कहीं भी। शिवांगी जी 1 साल पहले अगर आप पीछे जाएंगी, 1 साल पीछे जाएंगी, पिछले साल मार्च में बाकायदा अली जौहर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आजम खान जी के सम्मान में और समर्थन में बकायदा रामपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा निकाली गई थी उनके समर्थन में और 8-9 दिन वो यात्रा चली थी। तो ये कहना कि हम आजम खान जी के लिए कभी खड़े, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी का एक अंदरूनी हिस्सा है, परिवार है और एक बहुत बड़े नेता हैं, खुद में एक बहुत बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल सर्कल में देश में उनकी बहुत उनका सम्मान है और हमारे संस्थापक सदस्य हैं। तो ये कहना कि हम होने के बाद इतनी उनकी चिंता है तो अखिलेश यादव जाते क्यों नहीं? जी जिस दिन क्यों आप दूसरे दलों को मौका दे रहे हैं? जी मौका दल ढूंढ रहे हैं, मौका दल बनाना चाह रहे हैं, आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं दे रहे। अगर ऐसा होता तो हम आजम खान जी पे चुप्पी साध के बैठे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना कर रहे होते, जिन अधिकारियों ने उन पे गलत इल्जाम लगा के उनको एफआईआर करके उनको अंदर भर रखा है उन पे बात ना कर रहे होते, उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते, उनके लिए सम्मान यात्रा ना निकाल रहे, समर्थन यात्रा ना निकाल रहे होते। समीर जी 26 महीने में अखिलेश यादव ने एक बार भी मुनासिब नहीं समझा, मुलायम सिंह ने मुनासिब नहीं समझा कि जाके आजम खान से मुलाकात कर ले?
जी आप रामपुर जाते हैं तो अब्दुल्ला आजम के साथ जाकर रैलियां कर सकते हैं। अब्दुल्ला आजम से भी मिलने नहीं जा सकते, जैन तो जा सकते हैं, अखिलेश नहीं जा सकते। अब्दुल्ला आजम खान जी बाहर आ चुके हैं, वो भी जेल में थे। अब्दुल्ला आजम खान जी के साथ मंच साझा करके उनके समर्थन उनका दिखाई दिया है। और आप ये भूल रही हैं कि अब्दुल्ला आजम खान साहब भी हमारी पार्टी के विधायक हैं और माननीय अखिलेश जी की जो नेता प्रतिपक्ष में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि नेता प्रतिपक्ष बने। रही बात, अगर आप कहें कि मिलने नहीं गए, जब आजम खान साहब जी की तबीयत खराब हुई थी तब सबसे पहले अखिलेश जी मेदांता में उनसे मिलने गए थे, उनको एडमिशन लगाया और उसके बाद बकायदा डे वाइज रिपोर्ट ली गई थी। अब अगर आप उनको मेदांता में उनसे जाके मिलने, एक बार मुलाकात हुई मेदांता में उनसे जाके मिलने को अगर आप मुलाकात नहीं मानते हैं, ठीक है समीर जी, आप मानेंगे नहीं मुझे लगता है, लेकिन इस बात को गंभीरता से लीजिए क्योंकि आगे 24 का चुनाव है आपके सामने। 22 में आपके हक में इतना वोट पड़ा मुस्लिम वोटर्स का, उसके बाद भी ये रोष अगर आ रहा है तो आपको इस पर सोचना चाहिए। ठीक है हाजिर जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। मुस्लिम वोटर्स का अगर जिक्र आता है तो आप जैसा कि थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे कि किसी भी पार्टी ने मुसलमानों का उद्धार नहीं किया है, मुसलमान जो है वो और बद से बदतर होता चला गया है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, आप जहां पर रह रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा वाकई में है कि मुसलमानों को आजादी नहीं है? और अगर किसी दल को मुसलमान वोट करता है तो फिर क्या सोचकर करता है? क्यों सपा को इतना वोट कर दिया जब कई सालों से हालात जो है बद से बदतर हुए? क्यों सपा पर भरोसा जता दिया? फिर नोटा दबा देते सबके सब। देखिए, अगर मेरे दिल की बात कहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान आज़ाद है और हम लोग जमहूरी निज़ाम में इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं। हमें बिल्कुल भारत के संविधान पे पूरा यकीन और भरोसा है। हम जानते हैं कि ये संविधान जब तक है तब तक हमारा कोई ज़बान से कुछ भी कह ले, बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हम इस संविधान के साथ खड़े हैं और इसके साथ जी जान से लगे हुए हैं। इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि आपने कहा कि क्यों गए। देखिए, मुसलमान आज़ाद है, अपने अपने हिसाब से लोगों का दिल जहाँ चाहता है, जिसको लगता है कि ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे काम आएंगे, उनके साथ जाता है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है जो भरोसा जताया था सपा पर वो गलत साबित हो गया? नहीं, जब सपा की सरकार ही नहीं बनी तो भरोसा किस तरह अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव, अच्छा ठीक है, आप राजनीति तो देखते होंगे, रोज आप समाचार सुनते होंगे, आप बखूबी समझते होंगे, आप भी एक वोटर हैं, आप भी वोट डालते होंगे, आपने भी वोट किया होगा किसी ना किसी दल को। तो जब आप वोट करने जाते हैं तो आप सारी चीजें अपनी आंखों से देखते हैं ना कि आपके लिए कौन काम कर रहा है, कौन आपके लिए काम कर सकता है, क्या योजनाएं हैं जिनका आपको लाभ दिला सकती है कोई भी सरकार, ये सब कुछ हम देखकर ही वोट डालते हैं। तो अब अगर सपा को इतना एक मुश्त वोट पड़ गया तो क्या आपको लग रहा है कि सपा जो है उस तरीके से मुसलमानों के लिए आगे आ नहीं रही है? आपको ऐसा लग रहा है अभी? देखिए, सपा इस वक्त तो मजबूर और माजूर दिख रही है। अखिलेश यादव बयान तो दे सकते हैं ना? नहीं, अभी जो बात अखिलेश यादव हक में बात तो रख सकते हैं ना? देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजम खान साहब समाजवादी से पहले कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हुआ करते थे, एक बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद वो समाजवादी में आ गए। और देखिए, राजनेता राजनीति करता है, राजनेता का काम होता है राजनीति करना। हाँ, 2.5 सालों में जिस तरह से 2.5 साल का लंबा अरसा बीत गया, 26 महीने, और आजम खान साहब विद फैमिली जेल में रहे 2 साल तक तकरीबन विद फैमिली। ये पहला आजाद हिंदुस्तान का पहला वाकया है कि कोई राजनेता पति पत्नी और बेटा तीनों के तीनों जेल में रहे। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, हम सपा को ही नहीं कह रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियां। अभी पता है हम सपा का जिक्र क्यों कर रहे हैं और हम क्यों ये कह रहे हैं कि सपा जिस तरीके से वोट पाकर बैठी उसके बाद क्यों ये सब मुसलमानों को लेकर, मुसलमान शहरों को लेकर आगे पीछे हो रहे हैं सारे राजनीतिक दल, आजम खान हो या फिर वोट की बात हो या फिर मायावती का बयान ही क्यों ना हो। तो मैं इसलिए सवाल करी, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से भरोसा दिखाया गया तो कम से कम मुसलमान ये तो चाहता होगा ना कि अखिलेश यादव उनके हक में बोले? कहीं भी आपको एक भी मंच पर, चाहे वो चुनाव के दौरान ही बात क्यों ना हो, आपने कहीं देखा अखिलेश यादव ने हक में कोई बात रखी हो? आपको ऐसा लगा या अभी वो कह रहे हो, आपको ऐसा लगा क्या? देखिए, अखिलेश यादव किसी मुद्दे पे ही नहीं बोले। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव खामोश ही रहे नहीं, और बड़े से बड़े मुद्दे हो गए, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा। बेरोजगारी पे कौन सा आंदोलन किया इन लोगों ने? नहीं, मैंने कहा बोले सब पर हैं वो, भले वो ट्वीट में बोलते हो, भले वो कैसे भी बोलते हो। ये कौन सा बोलना? एक मुसलमानों के लिए कौन सा ट्वीट कर दिया उन्होंने?
नहीं, कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं अब भी बताना चाहता धोखा हूँ हुआ कि आपको लगता है? उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां सुन ले कि अगर जो हमारे से मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, प्रदेश के हित की बात करेगा, हाँ। मुसलमान उधर जाएगा, वरना नोटा का ऑप्शन मौजूद है ईवीएम में। चलिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ। उदय जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। चाहे 2024 का हम लोकसभा का चुनाव उठाकर देख ले, चाहे 19 का देख ले, क्योंकि अब 24 के, माफ कीजिएगा, 14 का या 19 का, क्योंकि 24 का चुनाव अब सामने है और इसीलिए अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो पूरी तरीके से जोर आजमाइश है वो शुरू हो गई है। 19 का रिजल्ट जो है वो आपके मुफीद गया था, 92 सीट थी मुस्लिम बहुल सीटों में, जिसमें से आपने 45 जीती थी। कांग्रेस की तरफ से संदीप जी आप सुन लीजिए, आपने 18 जीती थी। और वही अगर देखा जाए तो हम पहले के चुनाव में 14 में कांग्रेस ने 38% वोट पाया था, बीजेपी ने महज 8.5% वोट पाया था, लेकिन 19 में बीजेपी ने पासा पलट दिया था। कांग्रेस से मुस्लिम वोटर छिटक कर चला गया था बीजेपी के पास, तो ये बड़ा उलटफेर हो गया था लोकसभा के चुनावों में भी, 14 में और 19 में भी। अब 24 का नतीजा है, तो ऐसे में किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? उदय जी, एक बार फिर से 19 का जो करिश्मा है वो दोहराने की, फिर मैं कांग्रेस से ही सवाल करूंगी। शिवांगी जी, 2014 में हमने भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, सबका साथ और सबका विकास। 2019 में जब हमने सबका साथ और सबका विकास किया तो उसके साथ जुड़ा सभी का विश्वास। और 2024 में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारे के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा आम व्यक्ति हूं, मैं हाजी जी की तरह स्कॉलर नहीं हूं। जब तक इस देश में मदरसों से, देवबंद से और मस्जिदों से चुनाव से एक दिन पहले फरमान जारी होते रहेंगे, मुस्लिम भाइयों का भला नहीं होगा। यदि इन्हें भला चाहिए तो अपनी बच्चियों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी कौम के विकास के लिए बात करेंगे, तभी मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम भाई बहनों का विकास होगा। लेकिन यदि ये आज सपा को दिया है, कल बसपा को देना है और परसों कांग्रेस को देना है, अरे 2 करोड़ रोजगार तो दे दिए, प्रतिवर्ष आप ही का वादा था। राजनीतिक छोड़ दिए मुसलमानों को, भारतीयों को 2 करोड़ रोजगार जो आपने वादा किया था वो दे दीजिए, या पेट्रोल जो 40 रुपए में दे रहे थे वो दे दिए, या सिलेंडर जो 600 का था वही पे ले आइए। कम मत कीजिए, रहम कीजिए, प्रदेशवासी मुसलमानों को छोड़ दिए उनकी हालत पे। आपको जो अतिरिक्त तमाम प्रदेशवासियों को वही दे दीजिए जो पहले था। मैं मुसलमानों को रोजगार न दीजिए, 2 करोड़ रोजगार जो आपने कहा था वो दे दीजिए। मुसलमानों को गैस सिलेंडर आप 600 का न दीजिए, 1000 का दीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों को तो दे दिए। अरे मुसलमानों के चक्कर में आप क्यों सबको मारे डाल रहे हैं? अरे 115 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, उसी को कर दीजिए 60 रुपए में था जब आप आंदोलन कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, वहीं पे ले आइए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। हम जब आपके पास आएंगे और सबके आपके विकास की बात करेंगे तब हमें दे दीजिएगा, लेकिन बाकी जो 80 थे, 80-20 को छोड़ दीजिए, आप 80 को दे दीजिए। विश्वास कीजिए और 2024 में मोदी जी को वोट कीजिए, भाजपा को वोट कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों सिलेंडर 2000 का चाहिए, अब हमें सिलेंडर 2000 का नहीं चाहिए, अब हमें पेट्रोल 200 में नहीं चाहिए, अब हमें एक और जुमला नहीं चाहिए। अरे साहब, बहुत से पत्रिक पड़े हुए हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनको तो दे दीजिए। ठीक है हाजी जी आपको वोट नहीं करेंगे उदय जी, ठीक है, और वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं खाली, लेकिन आप आगे काम कीजिए। हम प्रदेश का, हम तमाम भारतीयों का पक्ष रख रहे हैं। अच्छा, हम अभी सबको आप थोड़ी कह रहे देर पहले हाजी जी कहते कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं पूरे देश में, आप पूरे प्रदेश के मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि आप सबका पक्ष रख रहे हैं। नहीं, देखिए आप हैं कौन जो 125 करोड़ भारतवासियों का ठेका ले रहे हैं? इसी तरह से कुछ एक आपकी कौम के ठेकेदारों ने, ठेकेदारी तो आपने ले ली है, किसने दी आपको ठेकेदारी? आपके संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है हाजी जी संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी 125 करोड़ में मैं नहीं हूँ, ठीक है अब आप 124 करोड़ की बात। हाजी जी वक्त कम है, संदीप जी बताइए जरा, 38% 14 में आपको वोट मिला था मुस्लिम वोटर्स का, और उसके बाद 19 में घटा, 22 में भी करिश्मा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2 सीटें, अब आगे फिर से 24 है,
तो क्या तैयारी, क्योंकि बहुत मायने रखता है ये वोट बैंक भी हर एक दल के लिए, पूरा आंकड़ा है मेरे पास, मैं सुना सकती हूँ आपको। जो आपके पास है वो मुझे जानकारी है। देखिए, कांग्रेस जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की पार्टी रही है और हर जगह उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आज भाजपा जिस प्रकार से नारों के माध्यम से उसको क्रियान्वित करने का काम करती है, नारों से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। हमने 2-3 सवाल, मूलभूत सवाल थे वो, जिसके भाजपा ने जवाब नहीं दिए, इधर उधर की बात करके बात को खत्म कर दिया। लेकिन देखिए, भारत की और उत्तर प्रदेश की मूल आवश्यकता जो आज है, और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोट, तो मुस्लिम वोट के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत के लिए हम क्या करने वाले हैं, उससे हमारी रणनीति बन रही है। चिंतन शिविर रही राजस्थान में है और उसके माध्यम से हम आगे का रोड मैप बनाकर कैसे क्या करना है हमें, और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आगे कर सकती है, हम उसका विजन रखेंगे। और हमने पहले उत्तर प्रदेश को काम के आधार पर आगे बढ़ाया है, ना कि जाति और धर्म और संप्रदाय के आधार पर आगे बढ़ाया है। लेकिन किसी भी जाति या किसी भी धर्म के साथ उसकी जाति की वजह से, उसके धर्म की वजह से अगर उससे अन्याय होगा, उसके साथ ज्यादती होगी, तो कांग्रेस हरदम आवाज उठाती रही है। चाहे वो दलितों का मामला हाथरस में रहा हो, कोराव में रहा हो, उमा में रहा हो, हमने आवाज उठाई। चाहे वो ब्राह्मणों का मामला रहा हो तो हमने उसकी आवाज उठाई। और अभी लगातार जिस प्रकार से कोई भी कमेटी के साथ, किसी भी जात के साथ अगर गलत होता है तो हम उसके खिलाफ विपक्ष होने के नाते आवाज उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, आप सिर्फ सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है संदीप जी, कुल मिलाकर आपका कहना है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ बोलती है, सिर्फ कहती है, सिर्फ स्लोगन देती है, काम कुछ नहीं करती, जितना काम करती है सिर्फ कांग्रेस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल है कि 24 की लड़ाई है, 22 की लड़ाई पार कर ली हर एक दल ने, लेकिन 24 कड़ाई में क्यों घमासान मचा हुआ है, मुस्लिम वोटर्स पर क्यों बयानबाजी है, इसके नतीजे 24 के रिजल्ट के बाद आएंगे, लेकिन तैयारी हर कोई दल कर रहा है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए। धन्यवाद।